हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक। आज हम एक न्यू एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 स्टूडेंट्स सर्टेन डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए है। द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज़ द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन इज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, नॉट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर बी को सेल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया होगा जिसको सेल डीड कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का यानी कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है। सभी इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट होते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन करने का काम रजिस्टरिंग ऑफिसर का होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर यानी कि सब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद रजिस्टरिंग ऑफिसर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रेशन का मतलब है डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास रिकॉर्ड करवाना और ओरिजिनल कॉपीज़ का प्रिजर्वेशन करवाना। डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो इसलिए एक बार समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई फिजिकल पेपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, जो कुछ इंफॉर्मेशन या एविडेंस कंटेन करता हो, डॉक्यूमेंट कहलाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि सभी डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो। एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट तभी होगा जब उसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग राइट्स, लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं। ट्रांसफर्ड यानी कि वन पर्सन टू अदर पर्सन। ऑल्टर्ड यानी कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। एक्सटिंग्विश्ड यानी टर्मिनेट हो रहे हैं कोई एग्जिस्टिंग राइट्स या लाइबिलिटीज़। ऐसा फीचर यदि किसी डॉक्यूमेंट में हो तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे सेल डीड। सेल डीड से ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। लीज डीड, जिसे रेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं। शेयर सर्टिफिकेट। प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट ये वही है जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में पढ़ते हैं। और विल यानी कि वसीयत। Instrument is that document by virtue of which rights, liabilities in respect of certain property is created, transferred, altered, extinguished. स्टूडेंट्स, अब समझते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन होते ही इफेक्टिव हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ साइन करने से है। जैसे ही साइन हो जाते हैं डॉक्यूमेंट इफेक्टिव हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इसका एग्जांपल है सेल डीड। सेल डीड एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। एट द सेम टाइम एग्जीक्यूशन पर ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है स्टूडेंट्स, बायर के पास ऑनरशिप चली जाती है। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो किसी लेटर डेट पर इफेक्टिव होता है, एग्जीक्यूशन के इमीडिएट इसका इफेक्ट नहीं होता। इसका एग्जांपल है विल यानी कि वसीयत। एक इंस्ट्रूमेंट है जो बाद में इफेक्टिव होती है किसी डेट पर। विल डेथ के बाद इफेक्टिव होती है। अब हम वो डॉक्यूमेंट देखेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बताया गया है सेक्शन 17 में। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, यहाँ गिफ्ट डीड की बात हो रही है। गिफ्ट का मतलब होता है वॉलंटरली, विदाउट एनी कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी। गिफ्ट में देना मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है। गिफ्ट देने वाले को डोनर बोलते हैं और जो गिफ्ट एक्सेप्ट करता है उसको डोनी बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना स्टूडेंट्स कंपलसरी है। यदि डोनर की डेथ भी हो जाए तो डोनी के पास पावर है कि वो गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसके रेस्पेक्ट में एक केस लॉ भी है, आप नोट डाउन कर लीजिए। कल्याणा सुंदरम वर्सेस करुप्पा। इस केस में डोनर की डेथ हो जाती है तो लीगल हायर इसे इनवैलिड गिफ्ट बताकर रजिस्ट्रेशन स्टॉप करवा देते हैं, जबकि कोर्ट का डिसीजन था कि एक्सेप्टेंस मैटर करती है। डोनी की एग्जीक्यूशन यानी कि डोनी की एक्सेप्टेंस के 4 मंथ्स में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड इज अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से अलग है।
स्टूडेंट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में जहाँ वो सिचुएटेड है, ये एक्ट वहाँ लागू है। कोई इंटरेस्ट या राइट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि लीज के केस में होता है राइट टू एंजॉय प्रॉपर्टी का, डिक्लेयर होता है जैसे कि टाइटल डिक्लेयर होता है, असाइन यानी कि मॉर्गेज टाइप, और लिमिट यानी कि प्रॉपर्टी पर रेस्ट्रिक्शन, और एक्सटिंग्विश यानी कि ख़त्म करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं और उसकी वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा है। हालांकि 100 रुपये या उससे ज़्यादा, आज 100 रुपये जो वैल्यू है वो इतना मैटर नहीं करती, ये रेलिवेंट नहीं है। लेकिन ये जो एक्ट है वो काफ़ी पुराना है, इंडिपेंडेंस से पहले का है, तो उस वक्त 100 रुपये की वैल्यू हुआ करती थी। तो जो एक्ट में लिखा हुआ है हम वही पढ़ेंगे। थर्ड इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स विच एक्नॉलेज द रिसीट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। स्टूडेंट यहाँ वन पर्सन एक्नॉलेजेस यानी कि एक्सेप्ट करता है किसी कंसिडरेशन रिसीट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है, जिसकी वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए एक सेलर है और एक मिस्टर बी है जो बायर हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। बी यानी कि जो बायर हैं वो ए को 20 लाख रुपीज़ पे करते हैं और उसकी एक रिसीट बनती है। रिसीट यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट कहलाएगी अब। और वो एक्नॉलेज ए क्योंकि रिसीव कर रहा है तो वो एक्नॉलेज करेगा यानी कि एक्सेप्ट करेगा कि उसने वो कंसिडरेशन लिया है बी से। तो ये जो रिसीट है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। फोर्थ इज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और अवार्ड। ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो असाइन करते हैं कोर्ट का ऑर्डर या आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है, और ये डिक्री या अवार्ड किसी राइट या इंटरेस्ट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट में है और उसकी वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, को डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश करते हो, तो ऐसा डॉक्यूमेंट भी कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है। 5. लीज डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज डीड रेंट एग्रीमेंट को बोलते हैं। अगर ये लीज डीड ईयर टू ईयर बेसिस पर है, टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर है और इसमें ईयरली रेंट रिजर्व करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी रजिस्टर्ड होगा। 6 इज चाइल्ड अडॉप्शन डीड। अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है और वो डॉक्यूमेंट भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन उसका होगा। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। सेक्शन है 18। सबसे पहला है विल यानी कि वसीयत। वसीयत तो बार बार चेंज हो सकती है, इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, वैसे भी ये टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू लेस दैन ₹100। जब इस कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस में ये वैल्यू ₹100 और अबव थी, यानी कि अगर उससे लेस है तो ऑप्शनल है। थर्ड, non-testamentary instrument which acknowledge the receipt or payment of any consideration of value less than 100। अगर 100 रुपये से कम है ऐसा एक्नॉलेज करता है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, रिसीट है, तो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। 4, कोई कोर्ट का ऑर्डर या आर्बिट्रेटर का अवार्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जिसकी वैल्यू भी 100 रुपये से कम है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। 5, लीज डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। यही केस हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाले में एक्सीडिंग 1 ईयर का पढ़ा था, यानी कि 1 साल से कम के लिए है लीज डीड, तो ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। 6, इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल विच क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि विल के अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट जो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हो, उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन उसकी टाइम लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए जब हमें डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। डॉक्यूमेंट अगर अदर देन ए विल। अगर डॉक्यूमेंट अदर देन ए विल है, अगर विल के अलावा डॉक्यूमेंट है, तो विद इन 4 मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट होने के 4 मंथ्स में, 4 महीने में डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करना होगा। सेक्शन है 23। जेन्युइन कॉज देने पर, अगर जेन्युइन रीज़न दिया है कि एग्जीक्यूटेंट वो 4 मंथ्स में क्यों नहीं कर पाया था प्रेजेंट, तो जेन्युइन रीज़न बताकर वो एक्सटेंशन भी ले सकता है। ये सब रजिस्ट्रार के हाथ में है। सेक्शन है इसका 25। विल के केस में सेक्शन 25 में विल किसी भी टाइम अपने रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट की जा सकती है और डिपॉजिट की जा सकती है, जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर बताया गया हो। आगे पढ़ेंगे हम कि डिपॉजिट कैसे होता है।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि जब वो इंडिया में अराइवल हो जाए उसके 4 मंथ्स में, विद इन 4 मंथ्स आफ्टर इट्स अराइवल इन इंडिया। इसका सेक्शन है 26। स्टूडेंट्स, सेवरल एग्जीक्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जीक्यूटेंट का मतलब जो प्रेजेंट करेंगे डॉक्यूमेंट को, मतलब जिन्होंने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसे केस में डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन, हर एक की जो है डेट है उसके विद इन 4 मंथ्स, डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन की विद इन 4 मंथ्स। अब पढ़ते हैं रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन करने का काम सब रजिस्ट्रार का होता है। कोई डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, जैसे कि यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट 1, सब डिस्ट्रिक्ट 2, सब डिस्ट्रिक्ट 3 में डिवाइड है। एज पर लॉ डिवाइड है, ये हमने नहीं किया। और इसमें सब डिस्ट्रिक्ट के लिए सब रजिस्ट्रार, जैसे कि सब डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए सब रजिस्ट्रार 1, फिर सब रजिस्ट्रार 2 और सब रजिस्ट्रार 3, अगर इस तरह डिवाइड है तो सब रजिस्ट्रार भी होंगे और उनका अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार भी होगा। यदि सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर देता है रजिस्ट्रेशन करने से तो रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। रजिस्ट्रार एक हायर अथॉरिटी है। अब यहाँ पॉइंट है कि प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, किस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में एग्जीक्यूटेंट को जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जिस सब रजिस्ट्रार के ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी का होल या सम पार्ट, रेलिवेंट प्रॉपर्टी का होल या सम पार्ट सिचुएटेड है, वहाँ पर उस ज्यूरिसडिक्शन के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना होगा। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू अदर प्रॉपर्टी। अदर प्रॉपर्टी का केस में प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि अदर डॉक्यूमेंट है तो जहाँ वो एग्जीक्यूट हुआ है डॉक्यूमेंट, वो प्लेस जिस सब रजिस्ट्रार के अंडर आता है या किसी सब रजिस्ट्रार के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, जहाँ सभी एग्जीक्यूटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, वो। कॉपी ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। कॉपी ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर के केस में यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में है तो सब डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मतलब जहाँ वो लोकेटेड है। और अदर केसेस में स्टूडेंट्स एनी अदर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जहाँ क्लेमेंट की डिज़ायर हो। नेक्स्ट इज हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट बिफोर सब रजिस्ट्रार, वेदर डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी और ऑप्शनल। कौन डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट कर सकता है, डॉक्यूमेंट चाहे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो उसका चाहे ऑप्शनल हो। तो फर्स्ट है यहाँ पर ट्रांसफरी, यानी कि जो बायर है, वो पर्सन जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, मतलब जो बायर है वो खुद प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि ट्रांसफरी। ट्रांसफरी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है या कोई एजेंट जिसे ट्रांसफरी ने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से ऑथोराइज किया हो। यदि कोई और पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट को, वो पार्टी यानी कि जो मेंशन्ड नहीं है, अब वो मेंशन नहीं है जो बताया अभी, तो ऐसा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वॉइड माना जाएगा। अब बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन की। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर कुमार जिन्होंने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर अमित को सेल की थी, लेकिन गलती से मिस्टर अमित का नाम मिस्टर सुमित प्रिंट हो गया। यानी कि अगर मिस्टर अमित अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करना चाहे तो वो एक टाइटल डीड शो करेंगे जिससे ये शो होगा कि वो प्रॉपर्टी मिस्टर अमित की है, लेकिन उसमें गलत नाम प्रिंट हुआ हुआ है, उसमें मिस्टर सुमित लिखा हुआ है, जिसे मिस्टर अमित ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कुछ सालों के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर रमेश को सेल करना चाहते थे, बट क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफिस से कॉपी निकलवाकर मिस्टर रमेश ने टाइटल चेक किया होगा, तो उसमें मिस्टर सुमित लिखा था। मिस्टर अमित को ये जब पता चला तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, यहाँ गलत नाम लिखा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो अब मिस्टर अमित की जिम्मेदारी है कि वो इसे ठीक कराएं, जिसके लिए उन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। स्टूडेंट्स, जब वो पर्सन अवेयर हो, यानी कि लॉ में लिखा है कि जब वो पर्सन अवेयर हो जाए इसके बारे में, तो उसके 4 मंथ्स के अंदर वो इसको ठीक करा सकता है। तो वो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे विद इन 4 मंथ्स और उसे ठीक कराएंगे, और इसका जो इफेक्ट होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, यानी कि बैक डेट से होगा, उसी तारीख से होगा जब जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ था। स्टूडेंट, अब विल और अडॉप्शन डीड का केस देखते हैं कि विल के केस में कौन प्रेजेंट कर सकता है, विल कौन प्रेजेंट कर सकता है और अडॉप्शन डीड कौन प्रेजेंट कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए।
विल, विल के केस में टेस्टेटर यानी कि जो विल बनाते हैं उसको टेस्टेटर बोलते हैं, वो प्रेजेंट कर सकते हैं खुद, और उनकी डेथ के बाद कोई पर्सन जो एग्जीक्यूटर होने का क्लेम करता हो, यानी कि जो उनका एग्जीक्यूटर यानी कि उत्तराधिकारी हो, या जिसका नाम विल में लिखा हो विल के हिसाब से, वो प्रेजेंट कर सकता है। ये डॉक्यूमेंट वैसे ही रजिस्टर्ड होगा जैसे कोई अदर डॉक्यूमेंट होते हैं। अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के केस में डोनर या डोनी, गैस यहाँ पर जिसने चाइल्ड दिया होगा उसको डोनर, या जिसने अडॉप्ट किया होगा उसको डोनी बोलते हैं, उनमें से कोई, या अडॉप्टेड चाइल्ड भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर तीनों में से कोई, डोनर या डोनी या अडॉप्टेड चाइल्ड भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। डिपॉजिट ऑफ विल, कोई टेस्टेटर, टेस्टेटर यानी कि जो विल बनाए, जिन्होंने वसीयत बनाई अपनी, खुद या एजेंट, किसी एजेंट को ऑथोराइज करके रजिस्ट्रार के पास विल डिपॉजिट करा सकता है। एक सील्ड कवर जिस पर टेस्टेटर का या उसके एजेंट का नाम लिखा होगा, डॉक्यूमेंट का नेचर क्या है एक स्टेटमेंट भी देना होगा। जब रजिस्ट्रार इस डॉक्यूमेंट को रिसीव करेगा और वह सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो वो रजिस्ट्रार बुक्स मेंटेन जो करते हैं उस बुक में, बुक नंबर 5 में लिखेंगे डेट, टाइम, मंथ, ऊपर नाम भी लिखेंगे, और इसको एक फायर प्रूफ बॉक्स सील कवर करके रख देंगे एक प्लेस पर। यदि टेस्टेटर वापस लेना चाहे, विड्रॉ करना चाहे, तो अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रार डिलीवर कर देगा। स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार जो होते हैं उनके पास ड्यूटीज़ और पावर्स जो होती हैं, उनमें बुक्स मेंटेन करके रखते हैं वो उसके हिसाब से। तो बुक नंबर 1, जैसे बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। बुक 1, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करने के लिए है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के लिए। बुक 2 में वो जो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देते हैं, उसके रीजंस को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है बुक 2 में। बुक 3, रजिस्टर ऑफ विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट, विल और अडॉप्शन वाले केस में बुक 3 में रिकॉर्ड किया जाएगा। बुक 4 मिसलेनियस रजिस्टर है स्टूडेंट्स, और बुक 5 रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल्स, जो विल डिपॉजिट करते हैं रजिस्ट्रार अपने पास, उसका रिकॉर्ड वो बुक 5 में मेंटेन करके रखते हैं।